मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म स्मार्ट नॉलेज क्लासेस पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज आप लोग को 6 अगस्त 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उसका स्टैटिक जीके कवर किया गया है और उसमें क्वेश्चन के माध्यम से भी कवर किया गया है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा और आपको पक्का है मजा आएगा वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। एक इन्फॉर्मेशन है आपके पास आपके लिए कि जो वीडियो का पीडीएफ होता है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाता है, तो आप वहां से जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। शाम तक आपको पीडीएफ मिलता है। और आज जो है एक दिवस है, हिरोशिमा दिवस। हिरोशिमा दिवस ये जो 6 अगस्त को मनाया जा रहा है हिरोशिमा दिवस, ये क्या है? जापान का एक शहर है। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तब वहीं 6 अगस्त 1945 को यहाँ पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम छोड़ा गया था, जिसके कारण से बहुत सारे लोगों का मौत हो गया था, मृत्यु हो गया था। तो इसी के याद में जो है हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। तो शुरुआत करते हैं आज क्वेश्चन का। हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में शीर्ष कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो विकल्प में है दूसरे, तीसरे, पांचवे, चौथे। तो सही उत्तर आपका रहेगा तीसरे। भारत जो है इस पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में जो है आगे बढ़ा है। पहले ये 10 से ऊपर स्थानों पर था इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में विश्व लेवल पर, लेकिन ये टॉप 3 में आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि कहेंगे। भारत से मोबाइल फोन जैसे उपकरण, एप्पल जैसे उपकरण जो है बहुत तेजी से निर्यात हो रहे हैं। तो इसके कारण से भारत जो है टॉप 3 में अपना स्थान बना पाया है। तो ये बहुत हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, हमारे देश के लिए। ये भारत में देखेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक का निर्यात करता है। सबसे फर्स्ट पे कौन है? तमिलनाडु। वहीं सेकंड पे देखेंगे तो ये कर्नाटका आएगा। कर्नाटक आपका सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक का निर्यात करता है पूरे विश्व लेवल में। और सबसे ज्यादा देखेंगे तो विश्व में सबसे फर्स्ट नंबर पे निर्यात करने वाला चीन है। सबसे ज्यादा कौन निर्यात करता है? चीन निर्यात करता है। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह से। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गोल्डन स्लैम पूरा करने वाले दुनिया के 5वें टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? देखिएगा 5वें खिलाड़ी बने हैं। अभी तक 4 खिलाड़ी सिर्फ ऐसे बने हैं। तो कौन बना है? विकल्प में राफेल नडाल, एंडी मरे, नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज। तो सही उत्तर आपका रहेगा नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो है यह पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल इनका अब की बार रहा है। पेरिस में ओलंपिक चल रहा है तो इनका ये फर्स्ट गोल्ड अवार्ड है। कहाँ चल रहा था? पेरिस में। तो इसीलिए इसको देखिएगा, इसका पहला नंबर गोल्डन स्लैम बनने के लिए क्या होना चाहिए? तो इसमें 4 जो है ग्रांड स्लैम 4 प्लस 1 जो है ओलंपिक गोल्ड मेडल, 1 ओलंपिक गोल्ड मेडल आपके पास होना चाहिए, तब आप जो है गोल्डन स्लैम बन सकते हैं। अब यहाँ 4 ग्रैंड स्लैम का मतलब समझिएगा। हम जानते हैं टेनिस से संबंधित 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम कौन कौन होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, इस सीरीज से ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन ये ब्रिटेन में होता है। फिर यूएस सबसे लास्ट में होता है यूएस ओपन। तो कौन कौन? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। तो ये चारों में जो ग्रैंड स्लैम बन चुका है, चारों में। और एक जो है एक बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल पा चुका है, उसको जो है गोल्डन स्लैम कहा जाता है। तो गोल्डन स्लैम पूरा करने वाले 5वें खिलाड़ी कौन बने हैं? टेनिस खिलाड़ी। तो ये है आपके नोवाक जोकोविच। ये कहाँ के हैं? तो ये जो है सर्बिया के हैं। सर्बिया क्वेश्चन जो है पूछा गया है कई सारे एग्जाम में। नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया के हैं, तो इससे संबंधित ये था। ये राफेल नडाल कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। एंडी मरे जो है ब्रिटिश हैं, ब्रिटेन के।
फिर अगला देखिएगा कार्लोस अल्कराज, ये भी स्पेन के हैं। तो याद रखिएगा किस देश से ये संबंधित है। और अब की बार जो है गोल्डन स्लैम जो है कौन बना है, नोवाक जोकोविच बने हैं। कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं। और कार्लोस अल्कराज और राफेल नडाल ये स्पेन के हैं। एंडी मरे जो है ब्रिटेन की हैं। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। देखिएगा ये है, देखिएगा नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जीते हैं विंस हिज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल, पहली बार अपना ओलंपिक में गोल्ड मेडल अब की बार जीते हैं। तो इसलिए ये जो क्या बन गए, गोल्डन स्लैम बन गए हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन नोवाक जोकोविच का, देख लीजिएगा। फिर देखिएगा विश्व स्तनपान सप्ताह जिसे कहते हैं वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब से कब तक मनाया जा रहा है। तो विकल्प में है, देख लीजिए, 3 से 9 अगस्त, 1 से 7 अगस्त, 20 से 27 जुलाई, 10 से 17 जुलाई। तो कब से कब मनाया गया, आपका सही उत्तर रहेगा 1 से 7 अगस्त तक। 1 से 7 अगस्त तक जो है नेशनल ब्रेस्ट वर्ल्ड नॉट नेशनल वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है मनाया गया। देखिएगा 1 से 7 अगस्त तक। और इसका इस साल का थीम है क्लोजिंग दी गैप ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। हिंदी में कहेंगे इसे, हिंदी में कहेंगे अंतर को कम करना, अंतर को कम करना, क्लोजिंग दी गैप, अंतर को कम करना। और सभी के लिए स्तनपान समर्थन, सभी के लिए स्तनपान समर्थन। हम सब जानते हैं एक छोटे बच्चे के लिए माँ का दूध कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो है इसी को बढ़ावा देने के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए, स्तनपान कराने के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट होता है। बच्चा जब छोटा होता है लगभग 6 वर्ष तक, 6 वर्ष तक जो है उसका दिमाग 65% लगभग, सॉरी 65 नहीं 85% है। 6 वर्ष तक जब वो रहता है तो उसका दिमाग लगभग 85% विकसित हो जाता है। उसके बाद से उसका दिमाग जो बड़ा होने के बाद विकसित होता है। तो ये देखिएगा 6 वर्ष तक बच्चे को कितना जो है पोषण की आवश्यकता होती होगी, कि जितना बढ़िया से उसको पोषण मिलेगा दिमाग उसका उतना विकसित होगा। तो 6 वर्ष तक जो है बच्चों को, 6 वर्ष तक हम नहीं कहेंगे, लेकिन बच्चों को शुरुआत में माँ का दूध जो है जरूर पिलाना चाहिए, अच्छे से पिलाना चाहिए। जो कि आजकल देख रहे हैं कि इसमें बहुत कमी आ रहा है। स्तनपान जो है बच्चे जो है माँ का दूध पी नहीं पा रहे हैं, या माँ मतलब पिला नहीं रही हैं। इसके कारण से आप देखेंगे ब्रेस्ट कैंसर जैसे बीमारियां जो है तेजी से फैल रही हैं। तो ये जो है इस उद्देश्य से इसको मनाया जा रहा है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अतिरिक्त महानिदेशक यानी कहेंगे एडिशनल डायरेक्टर जनरल कौन बना है। तो सही उत्तर आपका रहेगा, विकल्प देखिएगा, दलजीत सिंह चौधरी, विकास लखेरा, अनीश दयाल सिंह, रमेश सिंह। तो सही उत्तर रहेगा दलजीत सिंह चौधरी। ये है दलजीत सिंह चौधरी, ये एसएसबी सीमा सशस्त्र बल के जो है महानिदेशक हैं, सीमा सशस्त्र बल के महानिदेशक हैं। इनको जो है अतिरिक्त महानिदेशक एडिशनल डायरेक्टर जनरल बीएसएफ का बना दिया गया है। इसके पहले अभी हाल ही में नितिन अग्रवाल को, किसको, नितिन अग्रवाल जो इसके पूर्व बीएसएफ के जो है डायरेक्टर जनरल थे नितिन अग्रवाल, उनको पद से हटा दिया गया है, नितिन अग्रवाल। और उसके साथ ही योगेश बहादुर खुरानिया इनको भी जो है ये डिप्टी स्पेशल डायरेक्टर जनरल थे, इनको भी अपने पद से हटा दिया गया है। तो योगेश बहादुर खुरानिया और नितिन अग्रवाल को दोनों, नितिन अग्रवाल डायरेक्टर जनरल थे, ये जो है स्पेशल डायरेक्टर डिप्टी स्पेशल डायरेक्टर थे, दोनों को अपने पद से हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रों में आतंकवादी घटनाओं का तीव्रता से जो है वृद्धि हुआ है। तो शायद इनको जो है उसका परिणाम भुगतना पड़ा, तो उनको जो है इसीलिए इन दोनों को हटा दिया गया। इसके आगे देखिएगा, अभी एक क्वेश्चन कवर कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से जो है घटनाएं बढ़ रही हैं। तो ये होता है, अब यहाँ थोड़ा सा आप पहले देख लीजिएगा बीएसएफ के बारे में।
बीएसएफ जो होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसे कहते हैं, इसकी स्थापना 1965 में हुआ था। और ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ जो होता है, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश के बॉर्डर पर अपना जो है सेवाएं देती है, या बॉर्डर की सुरक्षा जो है सुनिश्चित करती है। तो ये पूछा जा सकता है, ये पूछा गया है हालांकि, कि जो है बीएसएफ कहाँ कहाँ देखती है, कहाँ की सीमाएं सुरक्षित करती है। तो आप देखेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश की सुरक्षा जो है कौन देखता है, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसका स्थापना 1965 में हुआ है। तो ये देखिएगा कौन बने हैं इनके, दलजीत सिंह चौहान। और ये सीमा सशस्त्र बल एसएसबी के जो है, एसएसबी के महानिदेशक भी हैं, इनको अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। और ये देखेंगे सीमा सशस्त्र बल कहाँ काम करता है, किस सीमा पर होता है, तो सीमा सशस्त्र बल आपका नेपाल और भूटान इस सीमा पे जो है कार्यरत रहते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे यहाँ देखेंगे कई सेनाएं होती हैं, कई जो है असम राइफल्स होता है, सशस्त्र सीमा बल होता है, बीएसएफ होता है, तिब्बतन फोर्स होती है। तो ये जो है अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं। तो इससे जो संबंधित पूछा जा सकता है ये कहाँ कहाँ ये अपना कार्य निभाते हैं। फिर ये क्वेश्चन देखिएगा उसी से संबंधित है। ऑपरेशन सर्प विनाश जो है संबंधित है, तो विकल्प में आपके नक्सलवाद को समाप्त करने से, भुखमरी को समाप्त करने से, आतंकवाद और छिपे हुए पाकिस्तानी सैनिकों को समाप्त करने से, मानव तस्करी को समाप्त करने से। तो सही उत्तर आपका रहेगा आतंकवाद और छिपे हुए पाकिस्तानी सैनिकों को समाप्त करने से। तो ये ऑपरेशन सर्प विनाश जो है ये 2003 में चलाया गया था आतंकवादी घटनाओं को जो है समाप्त करने के लिए। लेकिन जो है अभी कुछ हाल ही में कुछ घटनाएं ऐसी सुनाई दी है, अभी सरकार को इस पे ऑफिशियल डाटा नहीं निकाला है, लेकिन ये कहा गया है कि 600 लगभग 600 एसएसजी कमांडो जो है कहां से, पाकिस्तान से 600 कमांडो जो है पाकिस्तान से यहाँ जम्मू कश्मीर में जो है प्रवेश कर गए हैं। ये सरकार कोई इस पे बहुत ज्यादा डाटा नहीं रिलीज की है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। वहां के जो पूर्व डीजीपी हैं उन्होंने ये बयान दिया है कि जो है ऐसा किया गया। इसी के कारण से बीएसएफ के जो महानिदेशक हैं उनको हटाया गया है, उनको तो फिर अगले एसएसबी के जो है डायरेक्टर है उनको अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। तो ये 2003 में जो शुरू किया गया था, देखिएगा कि ऑपरेशन सर्प विनाश 2000, लेकिन अभी 2000 इसको 2.0 के रूप में अभी चालू किया गया है। क्यों? क्योंकि जो है आतंकवादी घटनाएं जो है देख रहे हैं कि ज्यादा देखने को मिल रही है, आतंकवाद जो है यहाँ प्रवेश ज्यादा कर रहे हैं। तो इसको जो है इनको आतंकवादियों को जो है मिटाने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो 2006 में जो है इसको 2003 में, सॉरी 6 में नहीं, 2003 में इसको शुरू किया गया था। तो ये सरकार ने जो है इसी के उपलक्ष्य में हम कहेंगे कि बीएसएफ के चीफ को हटाया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसरो ने अंतरिक्ष स्टेशन के आगामी मिशन के लिए गगन यात्री के रूप में किसे चुना है? तो अंतरिक्ष स्टेशन पे जाना है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के आगामी मिशन के लिए, तो किसे चुना है? विकल्प में शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालकृष्ण नायर, गोपी थोटापुरा, ए एंड बी दोनों। तो सही उत्तर आपका रहेगा ये शुभांशु शुक्ला जो है इनको भी और प्रशांत बालकृष्ण नायर को दोनों को चुना गया। तो सही उत्तर आपका रहेगा डी, ए और बी दोनों सही है। ये है दोनों व्यक्ति जो है इनको और इनको दोनों लोग को चुना गया है। कौन कौन? शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण नायर। तो ये शुभांशु शुक्ला है, ये बालकृष्ण नायर है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, दोनों लोग को चुना गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में आयोजित रूसी नौसेना दिवस परेड समारोह में किस भारतीय नौसेना जहाज ने हिस्सा लिया? तो सही उत्तर आपका रहेगा, विकल्प देख लीजिए पहले, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस जटायु, आईएनएस तबर, आईएनएस किरण। तो सही उत्तर आपका रहेगा आईएनएस तबर। इसको जब हम अभी कुछ दिन पहले जब ये जा रहा था भारत से, तब इसको कवर किए थे कि कौन सा जो भारतीय नौसेना का जहाज रूसी नौसेना परेड के दिवस में जो है शामिल हो रहा है। तो वहां जो है बताए थे आईएनएस तबर हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं, पूछ रहा है कि कौन
वहां पूछे थे किस देश की नौसेना में शामिल हो रहा है नौसेना दिवस में, यहाँ पूछा गया है भारत का कौन सा जो है नौसेना जहाज शामिल हुआ, तो INS तवर यहाँ शामिल हुआ। तो ये क्वेश्चन जो है कई रूप में कवर किया जाता है, जिससे आप लोग भूलिए ना किसी माध्यम से याद रहे। फिर ये देखिएगा, ये है INS तवर। क्या है? INS तवर। INS तवर तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। फिर अगला देखिएगा, तरंग शक्ति अभ्यास 2024। तरंग शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन भारत में कहाँ होगा? तो पहली बार हो रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विकल्प में है जम्मू कश्मीर और मेघालय, अगला है उत्तराखंड और राजस्थान, फिर अगला है मेघालय और तमिलनाडु, फिर अगला नेक्स्ट विकल्प है तमिलनाडु और राजस्थान। तो सही उत्तर आपका रहेगा तमिलनाडु और राजस्थान। तमिलनाडु और राजस्थान जो है इसको पहले भी कवर कर चुके हैं, लेकिन वहां उस समय जो है एग्जैक्ट डिसाइड नहीं था कहाँ कहाँ होगा। तो ये जो है भारत के तमिलनाडु और राजस्थान में होगा। इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछिएगा। देखिएगा इसमें 2 चरण होगा। पहला चरण आपका तमिलनाडु में होगा। कहाँ होगा? फर्स्ट चरण जो है तमिलनाडु में होगा। ये आपके जो है 6 आज से यानी शुरू हो जाएगा, 6 से 14 अगस्त तक चलेगा। कहाँ? 6 से 14 अगस्त तमिलनाडु के सुल्लूर में। तमिलनाडु के सुल्लूर में जो है ये होगा 6 से लेकर 14 अगस्त तक। और वहीं देखेंगे दूसरा चरण जो है, सेकंड चरण इसका, दूसरा चरण राजस्थान में होगा। ये कब होगा? ये 29 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त से 14 सितंबर तक होगा। तो कहाँ कहाँ होगा देख लीजिए। एक राजस्थान के जोधपुर में होगा। कहाँ होगा? राजस्थान के जोधपुर में। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत में पहली बार इस तरह से भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स इसको शुरू किया है। इसका फर्स्ट एडिशन है, कहने मतलब वही। तो ये जो है 2 चरणों में होगा, तमिलनाडु और राजस्थान में। इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारतीय वायुसेना से संबंधित है, पूछा जा सकता है। किससे संबंधित है? भारतीय वायुसेना से। उसके बाद कहाँ हो रहा है? तो तमिलनाडु और राजस्थान में 2 चरण में हो रहा है। पहला चरण है, इसलिए जो है पहली एडिशन है, इसलिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत जो है तरलीकृत प्राकृतिक गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्ति कौन बना है भारत में? तो भारत को कौन सबसे बड़ा जो है आपूर्तिकर्ता बना है? विकल्प में USA, कतर, सऊदी अरब, UAE। तो सही उत्तर आपका रहेगा USA जो है ये पीछे था भारत को जो है LPG गैस लिक्विड पेट्रोलियम गैस निर्यात करने के मामले में, लेकिन भारत को जो है USA दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो है LPG जो है निर्यात करने लगा है, आपूर्ति करने लगा है, सप्लाई करने लगा है। तो कौन सा देश है? USA। ये UAE दूसरे नंबर पर था, संयुक्त अरब अमीरात जिसको कहते हैं। तो इसको पीछे छोड़ दिया है। किसको? ये अब तीसरे नंबर पे पहुंच गया है। तो इनको पीछे छोड़ करके USA जो है दूसरे स्थान पर हो गया है। पहले स्थान पे भारत को जो है LPG कौन निर्यात करता है, आपूर्ति करता है? तो ये कतर है। कतर जो है पहले स्थान पे निर्यात करता है। तो आज का क्वेश्चन यही तक था। करंट अफेयर्स कुछ ऑनलाइन टाइप का देख लीजिए, इसको हम कवर किए इसके बेसिक बताने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बॉब राय जो होता है, बॉब राय को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। तो किसको चुना गया है? बॉब राय। नाम से स्पष्ट हो रहा है कहाँ के हो सकते हैं ये? भारतीय। तो सामाजिक और आर्थिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। फिर देखिएगा, झारखंड विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने का, उपकर मतलब होता है सेस लगाने संबंधी विधेयक पारित किया। तो कौन पूछा जा सकता है? कौन पारित किया है? तो झारखंड विधानसभा पारित किया है। अब आप यहाँ देखिएगा सेस क्या होता है। आप लोग इसको टैक्स आज तक बहुत सुनेंगे कर, लेकिन उपकर और क्या होता है, अधिकार क्या होता है, उसके बारे में देखिएगा। सेस जो होता है ये भी एक टैक्स के रूप में होता है, लेकिन गवर्नमेंट जैसे कुछ स्पेशल पर्पज के लिए जो है लगाती है। जैसे आप मान लीजिए शिक्षा के लिए सेस लगा दीजिए, उपकर लगा दिया। तो जब स्पेशल पर्पज के लिए लगाया तो वो स्पेशल पर्पज के लिए ही यूज किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर उपकर लगाया शिक्षा के लिए, तो शिक्षा पर ही उसको खर्च किया जाएगा, ना कि दूसरे चीज के लिए खर्च किया जाएगा कि शिक्षा पर जो है उस उपकर लगा करके आप जो है
उसको हेल्थ पर यूज कर रहे हैं, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये स्पेशल पर्पज के लिए लगाया जाता है और इसमें लिमिटेड स्कोप होता है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। और ये स्पेसिफिक पर्पज के लिए एजुकेशन और हेल्थ जैसे आपको बता दिए। और ये टैक्स का एक प्रकार है, इसको जो है केंद्र सरकार लगाती है, लेकिन ये राज्यों के साथ केंद्र सरकार अगर लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये जरूरी नहीं, ये जो है राज्यों को जो है बंटवारा नहीं देना नहीं पड़ता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करती है। और स्पेशल पर्पज जिस पर्पज के लिए लगाते हैं वही जो है इसको उसी पर्पज में से लगाया जा सकता है, ना कि दूसरे पर्पज में। ये चीज है, आपको बता दिए कि स्पेसिफिक पर्पज होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लगाती है और इसको जो है शेयर राज्य के साथ शेयर करना जरूरी नहीं होता है। तो ये होता है क्या, सेस के बारे में इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। बहुत सेस और सरचार्ज के बारे में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। सरचार्ज क्या होता है, सरचार्ज जिसे कहते हैं हिंदी में अधिभार। अधिभार क्या होता है, कोई आप मान लीजिए किसी कंपनी या किसी व्यक्ति का एक इनकम लिमिटेड एक इनकम होता है, अगर ये इनकम जो होता है उस लिमिट से आगे वो व्यक्ति कमाने लगा तो जो है उसको उसके ऊपर अधिभार लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति किसी कंपनी का जो आय है 50 लाख रुपए है, तो वहां तक उसको नहीं लगाया। एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप इसको निश्चित ना मान लीजिए कि 50 लाख से जो है अधिभार लगता है, तो ये एग्जाम्पल बता रहे हैं कि 50 लाख तक जो है अधिभार नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति या कोई कंपनी इससे अधिक कमा रहा है तो उसके ऊपर जो है एडिशनल चार्ज के रूप में सरचार्ज लग जाएगा। ये कोई स्पेशल पर्पज नहीं होता है, ये एडिशनल होता है, टैक्स के रूप में जो है थोड़ा ज्यादा और लेने लगते हैं उससे, कि ये व्यक्ति ज्यादा कमा रहा है, ये कंपनी ज्यादा जो है अर्न कर रही है, इसीलिए उसके ऊपर अधिभार लगाया जाता है। तो ये होता है मेन। और टैक्स के बारे में आप सब लोग जानते हैं, कोई वो नहीं है। और ये जो होता है इसको जो है भारत के संचित निधि में सेस को जरूरी नहीं है कि इसको डाला जाए, लेकिन टैक्स जो होता है संचित निधि में जाता है भारत के। तो ये देखिएगा, भारत टैक्स और सरचार्ज और सेस में आपको अंतर बता दिए। टैक्स जो है ज्यादा नहीं बताया, क्योंकि टैक्स जो है सब लोग जानते हैं कि वस्तु और सेवाओं पर जो लगता है, जनरली जो लगता है। तो आपको पहले बता दिए कि वीडियो का पीडीएफ जो होता है, पीडीएफ कमेंट बॉक्स में जो है पिन कर दिया जाता है, उसके बावजूद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लगा दिया जाता है। तो आप वहां से जाकर के पीडीएफ डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, क्योंकि आप वहां से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर वीडियो में नए हैं तो अपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को पहुंचा दीजिएगा, जिससे आप लोग अगर आप मोटिवेट करते रहेंगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के थ्रू, तो आपके लिए नया नया कंटेंट लाते रहेंगे और कंटिन्यू बने रहेंगे आपके साथ। तब तक चलिए ठीक है, धन्यवाद। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर।